अस्सलाम वालेकुम। 10 अप्रैल 1998 की सुबह रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आती है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद और उनके गिरदोनवा के इलाके एक केओस में पड़ जाते हैं। आसमान से शेल और मिसाइल गिरने लगते हैं। उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन्स एट एन ऑल टाइम हाई थी। तो 90 मिनट लगते हैं मीडिया को समझने में कि हुआ क्या है। लोगों को लगता है इंडिया का हमला हो गया है। स्कूल के बच्चे दौड़ पड़ते हैं। बच्चे बच्चियां सड़क पे लोग आ जाते हैं, दफ्तरों से दुकानों से बाहर। इंडिया का हमला हो गया है। या कहूटा एटॉमिक प्लांट पे जो लेबॉर्ट्रीज हैं जहाँ पे न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है, वहाँ का कोई खुदा न खास्ता एक्सप्लोजन हो गया है। बहुत परेशानी का आलम होता है। इस केओस के अंदर लोगों को रियलाइज़ होता है कि या स्टेट रिवील करती है ये इवेंचुअली 90 मिनट के बाद कि ओजड़ी कैंप, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 का बनाया हुआ ब्रिटिश कैंप था, वहाँ पे जो हमारे एम्यूनिशन डंप्स थे, जो अमेरिका प्रोवाइड कर रहा था प्राइमरली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स, जो स्टिंगर मिसाइल सिस्टम्स थे वो और शेल्स वगैरह, जो वहाँ डंप किए जाते थे, उनकी मूवमेंट के अंदर एक केओस के अंदर वहाँ धमाका हुआ और वो चेन इफेक्ट हुआ उस धमाके का और वहाँ पे एक केओस क्रिएट हो गया। जनरल खालिद महमूद आरिफ अपनी किताब में लिखते हैं वर्किंग विद ज़िया कि एम्यूनिशन शिफ्ट हो रहा था ओजड़ी कैंप में और एक और टीम की तरफ से ये शिफ्टिंग हो रही थी जो अनट्रेंड टीम थी। 9:30 बजे के लगभग एक डब्बा जिसके अंदर 122 मिलीमीटर का रॉकेट था वो गिरा एक अपने ढेरी के ऊपर से, और जो लोग उसको स्लाइड करने की कोशिश करते उनके हाथ से स्लिप कर गया। वो जब ज़मीन पे लगा एक बड़े ज़ोरदार धाम के साथ वो फट गया अपने इम्पैक्ट के ऊपर, और उसकी वजह से एक आग फैल गई जिसने वर्कर्स को पैनिक कर दिया और वो भाग गए वहाँ से। और उसके अंदर एक इनबिल्ट परकशन फ्यूज़ था। परकशन यानी ये इम्पैक्ट बेस्ड फ्यूज़ था, जो एक्सपर्ट्स क्लेम करते हैं, जो एक्टिवेट हो सकता था एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट से, यानी कि अगर उसको ज़ोरदार धक्का लगता, वो उससे चलने वाला था। और उसके अंदर उस फ्यूज़ के अंदर एक पॉइंट डेटोनेटिंग मैकेनिज़्म था, जिसके अंदर कोई इनबिल्ट सेफ्टी सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से ये मामला ट्रिगर हुआ बकौल जनरल खालिद महमूद के। इस चेन रिएक्शन ने बहुत ज़्यादा म्यूनिशंस को ज़ाया कर दिया वहाँ पे। बताया जाता है कि 1/3 सामान जो है वो तबाह हो गया था वहाँ पे, और 93 के करीब लोग शहीद हो गए और 1100 लोग ज़ख्मी हुए थे। टोटल वहाँ 10,000 टन एम्यूनिशन जो है वो एक्सप्लोड की थी उस दिन। इंक्वायरी जो बैठी थी वो ज़िया जुनेजो के दरमियान एक एक क्लैश का, वो आप समझ लें कि एक उसका वो फ्लैश पॉइंट बन गया था। ज़ाहिर बात है जुनेजो साहब की जो हुकूमत थी, वो एक सिविल अथॉरिटी को, अवामी अथॉरिटी को रिप्रेज़ेंट करती थी और उनके दरमियान कॉन्स्टेंटली एक टसल रहा करता था। ज़िया ज़ाहिर बात है आमरीत को बरकरार रखना चाहते थे और अपने अज़ाइम अफ़गानिस्तान में और जो ग्रेटर ग्लोबल एक वो मूव्स कर रहे थे, उनको वो मेंटेन करना चाहते थे, और जुनेजो जो है वो सिविल सुप्रीमेसी के लिए काम कर रहे थे। और ये एक बहुत बड़ा क्लैश पॉइंट बन गया था इन दोनों के दरमियान। प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे सिंध में एक विजिट के लिए गए हुए थे, वो फ़ौरन वापस आए और उन्होंने इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया। जनरल ज़िया एट दैट टाइम वो कुवैत विजिट कर रहे थे और उनके पीछे से ये इंक्वायरी कमीशन बिठा दी गई ताकि उनको कॉर्नर किया जाए इसके ज़रिए। 12 अप्रैल को जुनेजो साहब ने एक 5 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बिठाई और उस कमीशन का काम ये था कि वो एसरटेन करें कि जो ये धमाका हुआ है, वो नेशनल असेंबली में पेश करें कि ये क्या मामला हुआ है, ताकि अवाम के सामने एक सफाई हो। कमीशन को जनरल इमरान उल्लाह ने, जो कोर कमांडर थे रावलपिंडी ने, लीड किया। जनरल ज़िया क्योंकि उस वक़्त कुवैत में, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया, तो उनको इससे एक किस्म की कॉर्नरिंग फ़ील हुई कि मुझे मेरी पोज़ीशन को थ्रेटन किया जा रहा है। असलम खटक ने, उन्होंने अलग रिपोर्ट बनाई और उन्होंने क्लेम किया कि इन जंगी हालात के अंदर ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं एंड दे आर ससेप्टेबल टू अकर, कोई मसला नहीं है। तो जो लोग हैं, जो ये कत्ल हुए हैं इसके अंदर, उनको शहीद माना जाए और सिर्फ़ जो 4 लोग जो मूवमेंट के लिए इंचार्ज थे ऑफ़िसर्स, उनको सज़ा दी जाए और हम मूव ऑन करें इस चीज़ से। ताकि ये मसला जो है वो एक बड़ा डिप्लोमेटिक और ग्लोबल एक एम्बैरेसमेंट का इशू ना बने। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए हैं 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोस होगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज़ पता चलेंगी, कुछ फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे,
कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। राना नईम अहमद जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको जब इनकार कर दिया असलम खटक साहब ने कि मैं रिपोर्ट को अल्टर नहीं करूँगा, वो जो चाह रहे थे, ज़ाहिर बात है स्टेट चाह रही थी कि अवामी नज़र में ज़्यादा इसको एक्सेप्टेबल बनाया जाए, ज़्यादा एक पैलेटेबल बनाया जाए, तो उन्होंने अपनी एक नई रिपोर्ट पे काम शुरू कर दिया। जब जनरल इमरान उल्लाह से सवाल किया गया, उन्होंने डीजीआईएसआई की तरफ इशारा किया कि कैंप जो है वो अंडर द फॉर्मर एंड करंट डीजीआईएसआई ही ऑपरेट करता था। जनरल अख्तर और जनरल हमीद गुल, यानी पहले जनरल अख्तर उसके इंचार्ज थे और फिर जनरल हमीद गुल। तो उन्होंने कहा इनकी गलती है, यानी ये इस कैंप के मैनेजमेंट के इंचार्ज थे। रिपोर्ट को जनरल ज़िया की तरफ पेश किया गया अर्ली 1998 की मई में, और जुनेजो साहब ने कहा कि हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे जब मैं साउथ कोरिया और फ़िलीपींस के विज़िट से आ जाऊँगा। 29 मई 1988 को प्राइम मिनिस्टर जुनेजो को डिसमिस कर दिया गया। यानी अप्रैल के अंदर जब मई के स्टार्ट में फाइनलाइज़ हुई रिपोर्ट, तो मई के एंड पे जुनेजो साहब को डिसमिस कर दिया गया और ज़िया उल हक ने कहा कि ये ना सिर्फ इनकॉम्पिटेंट हैं, बल्कि जो इकोनॉमिक स्टैगफ्लेशन हो रही है मुल्क के अंदर, वो इन्हीं की वजह से हो रही है, और उन्होंने नए जनरल इलेक्शंस कॉल कर दिए। अक्सर लोग यही मानते हैं दानश्वर के उजड़ी कैंप की इन्वेस्टिगेशंस को हॉल्ट करने के लिए और उसके डेटा को और फैक्ट्स को ऑब्सक्योर करने के लिए जनरल ज़िया ने ये मूव की थी, बिकॉज सिविलियन सुप्रेमेसी जो है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट थी जनरल ज़िया की आमरीत को। और जनरल ज़िया इस मामले को एज अ इशू ऑफ मिलिट्री इनकॉम्पिटेंस नहीं चाहते थे कि ये सामने आए, और ये एक मिलिट्री इनकॉम्पिटेंस की फिर बहुत ब्लेरिंग एग्जांपल बन जाती है कि जहाँ पे मिलिट्री की जो कॉम्पिटेंस है वो क्वेश्चन के अंडर आ जाती है, जो कि एक मेरे ख्याल में एक मिथ है पाकिस्तान के अंदर जो मेंटेन करती रही है हमारी आमरीतों को। यही वजह है कि जब भी कोई हमारा डिक्टेटर आया, चाहे वो यूब साहब हों, चाहे याया साहब हों, चाहे ज़िया साहब हों, चाहे मुशर्रफ साहब हों, तो उन्हें अवाम ने एक मकबूल निगाह से देखा है और बल्कि आप कह लें मालाओं के साथ, फूलों के साथ एक्सेप्ट किया, बिकॉज़ वो एक एक्सपेक्टेशन है कि ये एक बड़ा कॉम्पिटेंट इदारा है। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि ये इदारा कॉम्पिटेंट नहीं है, बट उस लेवल की कॉम्पिटेंस नहीं जिस लेवल की हमें सिखाई जाती है। इस अनफॉर्चुनेट वाक़ये के अंदर कुछ बड़े मशहूर विक्टिम्स भी थे। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब के वालिद मोहम्मद खाकान अब्बासी और भाई ज़ाहिद अब्बासी। इनके वालिद एट दैट टाइम फेडरल मिनिस्टर भी थे। वो मिसाइल एक्सप्लोजन लगते हुए ही शहीद हो चुके थे, और उनके भाई 17 साल कोमे में रहे और 2005 में फिर वो एक नेचुरल डेथ डाई कर गए। मोहम्मद सिद्दीक एक आम आदमी था, उनकी दोनों टाँगें ज़ाया हो गईं जब उनका घर ज़फ़रुल हक रोड पे एक मिसाइल से हिट हुआ। गवर्नमेंट ने वादा भी किया कि उनको हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो सारी उम्र उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी डिसेबिलिटी के साथ और एक छोटी-सी क्रॉकरी की दुकान चलाई मरी रोड के ऊपर। कई बच्चियाँ जो भागी थीं अपने स्कूलों से और छुपने के लिए कोई जगह ढूँढ रही थीं, वो आज तक नहीं मिलीं। वल्लाह वो हमले में शहीद हो गईं या वो गुम गईं और कभी वो घर ना पहुँच पाईं, अगवा हो गईं, या क्या मामला हुआ। तो कई ऐसे घराने हैं जो ओजड़ी कैंप के इंसिडेंट से अफेक्ट हुए थे। पाकिस्तान की और पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो एक नेशनल साइकी भी डेवलप हुई थी, उसके अंदर ओजड़ी कैंप एक मेमोरी के तौर पे बहुत बड़ा एक मार्कर होता है। आप किसी भी 50-60 ईयर ओल्ड से पूछें कि ओजड़ी कैंप के बारे में, तो वो यकीनन आपको बताएँगे कि पिंडी इस्लामाबाद में मैं स्कूल में थी, या मैं कॉलेज में था, या मैं दुकान पे जा रहा था, या मैं दफ़्तर जा रहा था, और वो आपको इस वाक़ये के बारे में बताएँगे कि आसमान से मिसाइल और रॉकेट बरस रहे थे, जैसे बारिश हो रही है धमाकों की। तो बहुत ही खौफ़नाक मंज़र था और लोगों को यकीन हो गया था कि इंडिया ने हमला कर दिया कुछ डेढ़ घंटे के लिए। अब ओईडी कैंप के बारे में बहुत सी कंस्पिरेसी थ्योरीज़ और बहुत सी कंप्लेंट्स और बहुत से सवाल आते हैं। एक तो सरकारी लाइन है, क्योंकि आज तक उजड़ी कैंप का मामला क्लैरिफाई नहीं किया गया आवाम के सामने। उजड़ी कैंप के बारे में एक राय ये है कि जो सीआईए और हमारी मिलिट्री स्टेट ने टो की थी कि ये एक सैबोटाज का केस था, कि सोवियत यूनियन की तरफ से, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला सामान था, कि ये सारा कुछ जो कि अफ़गानिस्तान जाता था, और एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स का वाहिद जो उस वक़्त मैन्युफैक्चरर था, वो अमेरिका था, और स्टिंगर मिसाइल ही आप कह लें तकदीर बदलने वाला एक ऐसा वेपन था, जो अफ़गान जंग में अहम था। तो ये सोवियट्स ने इसको सैबोटाज किया था। एक सैबोटाज की कहानी ये बताई गई थी कि अफ़गान नंबर प्लेटों वाली गाड़ियाँ आईं और उन्होंने अंदर एक फास्फोरस का बम फाड़ा। एक और कहानी ये सुनाई जाती थी कि लोकल एक्टर्स को हायर किया गया पाकिस्तान मिलिट्री या पाकिस्तान पर्सनल, प्राइवेट पर्सनल के अंदर से ही, और उन्होंने आके अंदर जाके एक शेल को एक्सप्लोड किया, जिसकी वजह से चेन रिएक्शन हुआ।
इस तरह की मुख्तलिफ कंपीटिंग थेरीज जो हैं प्रेजेंट की गई थी, और CIA ने भी इसको बैक किया कि हाँ ऐसे ही हुआ है। इसके ऊपर बहुत तफसीली रिसर्च अमेरिका के अंदर भी की गई थी, और बहुत से डिफरेंट जर्नलिस्टिक इदारों ने इसके ऊपर कमेंट्री भी की थी, क्योंकि अमेरिका की CIA की एक इंटेलिजेंस वर्ल्ड की हिस्ट्री है, अमेरिका की एक लॉन्ग हिस्ट्री है, जहाँ पे वो वेपन स्मगलिंग के अंदर या वेपन्स आर्म सप्लाई ट्रेड राउट्स के अंदर एम्बेजलमेंट, हेरा फेरी, फ्रॉड, इसका एक बहुत मशहूर वाक़या अगर आप पढ़ना चाहें, ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसकी तफसील में मैं नहीं जाता, बट एक वो ऑलरेडी एक ब्लेमिश था CIA के ट्रैक रिकॉर्ड पे वेपन्स के मामलात के अंदर। ये साउथ अमेरिका में वाक़या हुआ था और ईरान के पैसे भी इन्वॉल्व थे, एक बड़ी लंबी कहानी है। उसके साये के अंडर इस मामले को भी वो दबाना चाह रहे थे, बिकॉज़ जो गोइंग्स ऑन होती हैं, इस तरह के जो लॉजिस्टिकल सप्लाई रूट्स होते हैं असले के, इस तरह की जो इंटरनेशनल जंग हो रही होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन, बहुत ज़्यादा हेरा-फेरी, एम्बेज़लमेंट इन्वॉल्व्ड होती है, जिसके अंदर CIA के अफ़सरान, लोकल पाकिस्तानी अफ़सरान, जब भी किसी भी मुल्क में होता है, ये बहुत बड़ी एक बंदरगाह बंदरबाट बन जाती है, जहाँ पे बड़े लोग अमीर हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक खतरा था, तो CIA ने और हमारी स्टेट ने एक ही लाइन टो की। जो कंस्पिरेसी थ्योरीज या कंप्लेंट्स लोगों की तरफ से आती हैं, वो ये आती हैं कि एम्बेजलमेंट का मामला था, कि वहाँ, और ये ऑन रिकॉर्ड बात भी है कि अमेरिकन ने भी एडमिट किया था कि 1/3 हमारा असला सिर्फ पहुँचता है अफगानिस्तान, बाकी जो है वो डिफरेंट जगहों पे पहुँच जाता है। इसकी कुछ एविडेंस मिली थी कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के पास भी वो स्टिंगर्स पहुँच गए थे। हमारे चीफ ISI ने क्लेम किया था कि ईरान ने ये कब्ज़ा किए हैं अफ़गान मिलिटेंट ग्रुप से, लेकिन अमेरिकन्स क्लेम करते हैं कि अफ़गान मिलिटेंट ग्रुप्स ने बेचा है इनको ये माल। और ज़ाहिर बात है, जब अफ़गान मिलिटेंट ग्रुप्स ये बेच रहे हैं, तो हमारी स्टेट की मंशा और स्टेट के जो बड़े एहलकार हैं, उनकी मंशा से ही हो रहा है। ये सिर्फ़ एक डील को, ट्रांज़ैक्शन को फैसिलिटेट कर रहे हैं वो। उनकी भी कमीशन है, हमारी भी कमीशन है, एंड सो ऑन एंड सो फ़ोर्थ, ये मामला चलता है। तो फाइनल जो कंस्पिरेसी होती है कि यही ये, अब 3 ऑप्शंस हमारे पास रह गई हैं। एक ये सोवियत सैबोटाज था, ठीक। एक ये था कि ये एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था, जो कि इस तरह के डायर मिलिट्री सर्कमस्टांसेस में हो जाता है, ठीक। तीसरा हमारे पास जो ऑप्शन आती है, वो जो एक कंप्लेंट आती है लोगों की तरफ से, कि ये कवर अप था। ज़ाहिर-सी बात है, जो डेफ़िसिट था असला के अंदर, इससे पहले के जो अफ़सरान आएँ और चेकिंग के लिए, CIA की जो लॉजिस्टिक्स की टीमें हैं, और ये एम्बेज़लमेंट पकड़ी जाए हमारी स्टेट की, तो इनको एम्यूनिशंस को तबाह कर दिया जाए, और उसके अंदर जो एक गैप या शॉर्टफॉल है, वो कवर अप हो जाएगा। ज़ाहिर बात है, हम कहेंगे तबाह हो गया सारा माल। आज तक OJD कैंप के ऊपर एक रिसाउंडिंग क्लियर स्टेटमेंट इन तीनों में से एक पे नहीं मिलती। लेटर लाइफ में जो अफसरान इन्वॉल्व थे, या उसके और ऑर्बिट के अंदर थे, OJD के जनरल उस काम के अंदर इन्वॉल्व थे, उनकी तरफ से मुख्तलिफ कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आती रहीं कि हाँ सैबोटाज था, नहीं सैबोटाज था, हाँ नहीं कवर अप था, जिसकी वजह से एक एक बहुत मडल्ड और कंफ्यूज्ड साइकी है हमारी अवाम की व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ OJD कैंप। OJD कैंप जैसे वाक़यात क्या हाईलाइट करते हैं? कि पाकिस्तान आर्मी बहुत बुरी है, या हमारी स्टेट बहुत बुरी है? नहीं। OJD कैंप ये हाईलाइट करता है कि जो स्टेट apparatus होता है, बाय इट्स वेरी नेचर, ये बड़ी करप्टिंग फोर्स है, क्योंकि देयर आर 2 और 3 वेज यू कैन स्पेंड समवन्स मनी। यू कैन स्पेंड योर ओन मनी ऑन योरसेल्फ, यू कैन स्पेंड योर ओन मनी ऑन समवन एल्स, यू कैन स्पेंड समवन एल्सेस मनी ऑन योरसेल्फ, बट यू कैन आल्सो स्पेंड समवन एल्सेस मनी ऑन अदर पीपल। और ये सबसे बदतरीन फॉर्म होता है, क्योंकि जब आप किसी और का पैसा, यानी कि टैक्स पेयर का पैसा, या एड मनी जो अमेरिकन प्रोवाइड कर रहे हैं जंग के लिए, आपने किसी और पे खर्च करना है, तो इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं होती। इसकी एक मिसाल देता हूँ, इकोनॉमिक्स का खुल गया। ये मिल्टन फ्रीडमैन एक इकोनॉमिस्ट थे, नोबेल प्राइज़ विनिंग, कैपिटलिज्म के बड़े वो आबदाई रहे हैं, लेकिन कुछ उनकी आरा बड़ी फैसिनेटिंग, और मुझे बड़ा मैं उनसे बड़ा सीखा है। उन्होंने कहा था कि अगर आप पैसे खर्च करते हैं, अगर मैं अपनी ज़ात के ऊपर खर्च करूँगा अपने पैसे, तो क्योंकि पैसे मेरे हैं, तो मुझे कीमत की भी फ़िक्र होगी कि यार मैं जो चीज़ खरीद रहा हूँ, कि वो बहुत महँगी ना हो। और दूसरा, क्योंकि मैं ज़ात के लिए खरीद रहा हूँ, तो मैं उसकी अफ़ादियत की भी फ़िक्र करूँगा कि जो मैं चीज़ ले रहा हूँ, उससे मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो यूटिलिटी और प्राइस, ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन जब मैं अपने पैसे किसी और पे खर्च करूँगा, तो मैं प्राइस की फ़िक्र ज़रूर करूँगा कि कीमत ऐसी ना हो कि मुझे वो मेरी जेब में हल्की हो जाए। लेकिन मुझे यूटिलिटी का इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी जब आप किसी और के लिए तोहफ़ा ले रहे होते हैं, आप कितने को ही कंसिडरेट हो सकते हैं। एक हद के बियॉन्ड आप नहीं हो सकते, क्योंकि आप अपनी ज़ात के लिए नहीं ले रहे होते हैं। फिर अगर मैं किसी और के पैसे खर्च कर रहा हूँ अपने ऊपर, तो फिर मुझे सिर्फ़ क्वालिटी से गर्ज़ होगा। मिसाल के तौर पे, आपका बॉस अगर आपको अपना क्रेडिट कार्ड दे दे कि जाओ खाना खा के आओ, तो फिर मैं यकीनन किसी 5 स्टार होटल में ही खाना खा के आऊँगा। मुझे प्राइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी मुझे सिर्फ़ यूटिलिटी से फ़र्क पड़ेगा। और अगर मैं किसी और के पैसे खर्च कर रहा हूँ किसी और के ऊपर, तो ना मुझे प्राइस से फ़र्क पड़ता है, ना मुझे यूटिलिटी से फ़र्क पड़ता है। ना मुझे फ़र्क पड़ता है कि क्या कीमत अदा की जा रही है, ना मुझे फ़र्क पड़ता है कि आगे काम हो रहा है। ये अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन नेचर है। पैसा अमेरिका का, असला अमेरिका का, अज़ाइम पाकिस्तान के।
जंग अफ़गानिस्तान की। सो इस पूरी गेम के अंदर बहुत ज़्यादा मनी मेकिंग अपॉर्च्युनिटीज़ थी और ये एक नेचुरली करप्टिंग एलिमेंट है स्टेट का कि आपके पास खुले बथेरे रिसोर्सेज़ पड़े हुए हैं, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप के दौरान, जनरली भी पाकिस्तान के अंदर बट एक डिक्टेटरशिप के दौरान तो स्पेशली, ना जुडिशरी, ना पार्लियामेंट, ना सिविल ब्यूरोक्रेसी, ना अवाम। किसी के पास कोई फेल सेफ चेक मैकेनिज़्म नहीं है कि वो फ़ौज से पूछ सके कि भाई ये हो क्या रहा है? या कहाँ जा रहा है असला या क्या हो रहा है? तो इसके अंदर वो एक पुराना कुलिया जो लॉर्ड कर्ज़न का कि एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो एब्सोल्यूट पावर जो हमारी मिलिट्री एन्जॉय करती है, वो ओजड़ी कैंप जैसे कवर अप को लीड करती है। बुनियादी तौर पे एक अच्छी सिविलाइज़्ड सोसाइटी जो होती है, उसके अंदर हर दूसरा इदारा, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी अगले को चेक करने के लिए होता है। बिकॉज़ ये ह्यूमन नेचर है कि वो फ़ॉली की तरफ जाता है, खराबी की तरफ जाता है। ख़ास तौर पे जब पब्लिक मनीज़ की बात आती है, पब्लिक फंड्स की बात आती है और पब्लिक रिसोर्सेज़ की बात आती है। ओजड़ी कैंप के वाक़ये की वजह से या ओवरऑल एक अफ़गान जिहाद के अंदर जो लॉन्ड्रिंग हुई, उसके अंदर हमारा इस्लामाबाद डेवलप हुआ, उसके अंदर हमारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी यकीनन डेवलप हुई। दरा आदम खेल वाली साइड पे जिस तरह की हमने वेपन डेवलपमेंट की है, वो काफ़ी ज़्यादा स्क्रैप जो है ओजड़ी कैंप का वहीं बेचा गया था और वहाँ पे फिर हमने ऐसे-ऐसे रॉकेट और मिसाइल और वो बनाए कि वो लोग क्लेम करते हैं कि ये आप असली वाला रख दें साथ तो नकली वाला रख दें तो नहीं पता लगेगा आपको कौन-सा है। अगेन हर शर में से खैर भी निकलती है, लेकिन जो बेसिक ईवल हुआ है, जिन लोगों के प्यारे छिने उनसे, जिन लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हुईं, जो इतना पब्लिक फंड्स आया हुआ अमेरिकन से हमने लेके, जो हमने एक सो कॉल्ड जंग के लिए वहाँ इस्तेमाल करना था, उस वॉर एफर्ट के अंदर भी यकीनन कोई ना कोई खराबी आई होगी। अगर वो 1000 स्टिंगर होते उनके पास तो वो शायद बेहतर जंग लड़ लेते, जल्दी ये सोवियत यूनियन का मामला समेटा जाता, कम लॉस ऑफ लाइफ होता, वगैरह-वगैरह। आप लॉस को समझ ही सकते हैं क्या-क्या नुकसान हुआ। इस सब में एक सीखने वाला सबक है, वो ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, कोवर्ट ऑपरेशंस पूरी दुनिया के अंदर होते हैं। कोई नहीं एक्सपेक्ट करता कि पाकिस्तान आर्मी या इंटेलिजेंस जो है अपने कोवर्ट ऑपरेशंस पब्लिक करते। पूरी दुनिया के अंदर होते हैं। लेकिन एक चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज़्म जो कि कोवर्ट ही हो सकता है, उसका एग्ज़िस्ट करना ज़रूरी है और उसकी इंडिपेंडेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। बिकॉज़ इस पावर बैलेंसिंग स्कीम के अंदर हम सिर्फ़ आउटकम्स में बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यानी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट देखते हुए, हम राइट ऑप्शन नहीं चूज़ कर सकते। तो ये बेस्ट ऑप्शन तक पहुंचने के लिए मुशावरत, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ सोसाइटी, स्टेट को कोऑपरेट करना पड़ता है। जहाँ पे ऑल इन ऑल बन जाता है एक इदारा या एक महकमा, तो वहाँ पे ना सिर्फ करप्शन होती है, वहाँ ब्लोटिंग भी होती है और इनकॉम्पिटेंसी भी आती है। ओजीडी कैंप इज़ अ डिपिक्शन ऑफ ऑल थ्री, इनकॉम्पिटेंस, करप्शन एंड ब्लोटिंग। जो अफ़गान जिहाद जिसका हमने बेनिफिट लेना था, ना हम उसका वो फुल बेनिफिट ले पाए। हमने अपनी पॉलिसी बदल ली उसके बाद ज़िया की शहादत के बाद। दूसरा, जो करप्शन सेट इन हुई हमारी आर्मी के अंदर, जो मिलिटरिज़्म आया, वेपन स्मगलिंग के एतबार से, ड्रग स्मगलिंग के एतबार से, ये सारे इस पाकिस्तान की हिस्ट्री का हिस्सा हैं कि यहाँ पे हेरोइन एपिडेमिक आया, यहाँ पे क्लैशनकॉफ एपिडेमिक आया, यहाँ पे जिहादी तंजीमें बनी, मज़हबी तहरीकें चलीं जो आपस में वो बेसिकली कब्ज़ा गैंग्स के तौर पे ऑपरेट करती थी। तो वही अफ़गान पॉलिसी अगर मुशावरत से बनती, यही ओजड़ी कैंप अगर मुशावरत से मेंटेन होता, चेक एंड बैलेंस होता, इदारों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होती, या किसी प्रॉपर प्रोटोकॉल से मैनेज होता, तो शायद इनफरादी तौर पे अफ़सरान ने कम पैसे बनाने थे या इनफरादी तौर पे अफ़सरान की ताकत में कुछ कमी आती है, शान में कमी आती या लेकिन इज्तिमाई तौर पे इस कौम का बेनिफिट होना था। तो हमें एक कौम बनने के लिए और एक मुल्क एज़ अ मुल्क कामयाब होने के लिए इज्तिमाइयत के बारे में सोचना होगा। अपने कलेक्टिव बेनिफिट के बारे में सोचना होगा और वो इंटरेस्ट सिर्फ़ तब मेंटेन होता है जब मुशावरत होती है, जब हर सेगमेंट ऑफ लाइफ़ रिप्रेज़ेंट होता है। आपका सुनने का शुक्रिया।